नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। खेती किसानी के बिलों को लेकर सड़कों से लेकर संसद तक हंगामा जारी है। सरकार जिन बिलों को किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है, कई किसान कहते हैं कि वो इनसे बर्बाद हो जाएंगे। उनके पास मिसालें भी हैं और अपने तर्क भी हैं और अपनी बात को साबित करने के लिए। लेकिन सरकार अड़ी है कि इन बिलों के जरिए किसानों का भला करके ही वो रहेगी। लेकिन हकीकत ये भी है कि देश भर के कई राज्यों में किसान और उनकी परेशानियों को समझने वाले इन बिलों के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक बिलों का विरोध जारी है। कोलकाता में आज तृणमूल कांग्रेस ने सिंगूर के वक्त जैसा माहौल बना दिया था। खेती किसानी बिलों को लेकर तृणमूल महिला कांग्रेस ने कोलकाता में गांधी प्रतिमा पर धरना दिया। इस धरने में सिंगूर की महिलाएं भी शामिल थीं। आपको याद होगा कि सिंगूर मामले से ही बंगाल की राजनीति बदली थी। तो सरकार कह रही है कि विपक्ष किसानों को बरगला रहा है, लेकिन हकीकत ये भी है कि किसान इन बिलों को लेकर काफी गुस्से में हैं। आमतौर पर शांत रहने वाले उड़ीसा के किसान भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आज जाजपुर में किसान खेती बिलों के खिलाफ जमा हुए, लेकिन इस मौके पर उन्होंने अपनी बाकी परेशानियों को भी उठाया। इस मौके पर उन्होंने बाढ़ में तबाह हो चुकी अपनी फसल के लिए राज्य सरकार से मुआवजे की मांग की। किसान 15,000 रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो सरकार ने इस बीच एमएसपी बढ़ाकर किसान के शक शुबे को दूर करने की कोशिश की है, लेकिन सरकार गेहूं पर एमएसपी बढ़ाकर अपनी पीठ भले ही थपथपा रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि ये बढ़ोतरी पिछले 10 साल में सबसे कम है। गेहूं का समर्थन मूल्य 2.6% बढ़ा है। 2.6% की ये बढ़त दशक में सबसे कम है। पिछले साल गेहूं का समर्थन मूल्य 1,925 रुपये क्विंटल था। अब गेहूं का समर्थन मूल्य 1,975 रुपये क्विंटल हो जाएगा। 2010-11 के बाद सबसे कम बढ़त। तो इस बीच किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा में हुए हंगामे के बाद निलंबित किए गए 8 सांसदों का मामला कई तरह से घटनाक्रमों के बाद भी फिलहाल जस का तस ही है। धरना भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन सांसदों की नाराजगी खत्म नहीं हुई है। हिमांशु शेखर हमारे सहयोगी सारी जानकारी दे रहे हैं। संसद परिसर में रात काटने वाले 8 सांसदों को सुबह की चाय राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने पिलाई। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इसे लोकतंत्र की शिक्षा से जोड़ दिया। हालांकि ये चाय डिप्लोमेसी निलंबित सांसदों की नाराजगी दूर नहीं कर सकी। यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन साहब आए थे, उपसभापति जी आए थे। हमने उनसे भी कहा कि उस दिन नियम कानून को ताक पर रख के किसान विरोधी बिल देश की संसद में पास किया गया, जबकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं था। उधर हरिवंश ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर कहा कि सदन में जो कुछ हुआ उससे उन्हें बहुत तकलीफ हुई है और वो 1 दिन के उपवास पर रहेंगे। कुछ ही देर बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने सरकार के सामने 3 शर्तें रख दी। साथ ही मांग की कि सांसदों का निलंबन फौरन वापस हो। कि गवर्नमेंट को एक दूसरा बिल लाना चाहिए जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स पर ये अंकुश लगना चाहिए कि वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदे। दैट इज नंबर 1। दूसरा, एमएसपी जो भी अनाउंस होना चाहिए C2 स्वामीनाथन फार्मूला पे होना चाहिए। राइट। नंबर 3, गवर्नमेंट बाद में करो भाई। स्टेट गवर्नमेंट्स और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जो खरीदी करेगी किसी भी एजेंसी के द्वारा वो एमएसपी से नीचे नहीं होनी चाहिए। सरकार इन मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं हुई तो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। यदि ये 8 निलंबित माननीय सदस्य
बिना शर्त के माफी मांगे। हम अगर वो माफी मांगेंगे तो आसंदी से निवेदन करेंगे कि उनके माफीनामे पर विचार करके उनका निलंबन समाप्त करें। सरकार को माफी मांगना चाहिए और गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज थिंग्स दैट हैड हैपेंड, सो इट इज लेट द गवर्नमेंट अपोलोजाइज, इट इज नॉट वी, दे डोंट अपोलोजाइज टू अस, दे हैव टू अपोलोजाइज टू द फार्मर्स ऑफ आवर कंट्री, टू द पीपल ऑफ आवर कंट्री फॉर सबॉर्टेजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अहम विपक्षी दलों के बहिष्कार के बावजूद सरकार ने तीसरे कृषि सुधार से जुड़े बिल, द इसेंशियल कमोडिटीज बिल समेत 7 बिल बुधवार को पारित करा लिए। संसद में राजनीतिक गतिरोध, हंगामा और बहिष्कार के बाद अब विपक्षी दल सरकार के कृषि सुधार के एजेंडे के खिलाफ अपने विरोध को लेकर देश भर में सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। साफ है, राज्यसभा में 2 अहम कृषि सुधार से जुड़े विधेयकों को पारित कराने के दौरान जो हंगामा हुआ और उसको लेकर जो एक राजनीतिक गतिरोध खड़ा हुआ है, उसका दायरा आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। संसद भवन से एन रवि और सुशील राठी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो कुल मिलाकर किसानों को लेकर संसद में टकराव जारी है। लोकसभा 1 घंटे के लिए स्थगित हुई थी। पंजाब के सांसदों पर पुलिस की कार्रवाई का विरोध जमकर हो रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाया कि आपने एमएसपी को कानून में क्यों नहीं रखा। उन्होंने रबी फसलों पर एमएसपी में बढ़ोतरी को हाथों के पेट में इलायची का दाना बताया। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री तोमर ने सफेद झूठ का सहारा लेकर लोगों को गुमराह किया है। मैं सारे विपक्षी दलों के साथ बहिष्कार करता हूं। तो इस मामले में राजनीति पर ना जाए और सतह पर रखकर किसानों के बारे में सोचे तो एक बात जहन में आती है कि जब सरकार अनाज की अलग अलग फसलों के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है और उससे किसानों की उपज खरीदती भी है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आगे भी एमएसपी की व्यवस्था बनी रहेगी और निजी व्यापारी अपनी मनमानी नहीं कर सकते, तो फिर भी किसान के मन में नए कृषि बिलों के प्रति शंका और डर क्यों है? सरकारी गारंटी यानी एमएसपी की सच्चाई जानते हैं शरद शर्मा की इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली के नजफगढ़ अनाज मंडी में नीलामी से वो गेहूं 1660 रुपए क्विंटल बिक रहा है, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 1925 रुपए क्विंटल है। ये गेहूं हरियाणा के झज्जर जिले के बादली गांव के राजवीर नंबरदार का है। राजवीर बताते हैं कि उनके 3 एकड़ अपने और 5 एकड़ बटाई पे लिए हुए खेत में कुल 120 क्विंटल गेहूं पैदावार हुई, लेकिन सरकार ने सिर्फ 64 क्विंटल गेहूं लिया। बाकी पहले से रजिस्ट्रेशन ना होने के चलते नहीं लिया। बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन उतनी ही जमीन की फसल का होता है जितनी अपनी होती है। क्या रेट आपका गेहूं बिक गया? हमारा 1660 रुपये बिका है जी। 1660 रुपये गेहूं बिका है? हाँ जी। और सरकारी रेट तो 1925 रुपये क्विंटल का है। हाँ जी। तो सस्ते में क्यों बेच रहे हैं? क्या करें, जरूरत के मुताबिक बेचना पड़ता है जी। सरकार ने खरीद करी थी। हाँ। जब पूरी खरीद हुई नहीं, अच्छा, गेहूँ ज्यादा थे, वो अपने खर्चे के लिए गेहूँ लेने पड़े हम। झज्जर जिले के ही खेड़का गुजर गांव के किसान धर्मवीर का गेहूं भी सरकारी गारंटी रेट 1925 की जगह 1660 में बिका। बताते हैं कि 140 क्विंटल गेहूं की पैदावार हुई, जिसमें से सरकार ने सिर्फ 35 क्विंटल लिया। बाकी गेहूं बरसात होने के चलते देर से पका और 15 मई के बाद सरकार ने खरीद बंद कर दी। अब मजबूरी है। सारा क्यों नहीं दिया आपने सरकारी में? 1925 का रेट था। बारिश होगी इस वजह से लेट निकलिया, इतना मंडी बंद होली। आड़ती बताते हैं कि मंडी डिमांड और सप्लाई पर चलती है। एमएसपी का यहाँ कोई मतलब नहीं। आजकल गेहूं का रेट 1650 और 1700 के बीच में बिक रहा है जी। दरअसल सच्चाई यही है कि एमएसपी पर होने वाली सरकारी खरीद बेहद कम समय और शर्तों के साथ होती है, जिसके चलते किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार को फसल बेचना आसान नहीं होता। एक नजर डालकर देखिए कि सरकार कुल पैदावार का कितना हिस्सा खरीदती है। साल 2019-2020 में देश में 1184 लाख टन चावल हुआ। सरकार ने 511 लाख टन खरीदा। 1076 लाख टन गेहूं हुआ, 390 लाख टन खरीदा। 231 लाख टन दाल में से 28 लाख टन खरीदी और 454 लाख टन मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा आदि में से
4 लाख टन खरीदा। अक्सर बहुत ही आसानी के साथ ये कह दिया जाता है कि अगर किसान को उसकी उपज के सही दाम नहीं मिल रहे या फिर किसान की फसल को व्यापारी औने पौने दाम पर खरीद रहा है तो किसान अपनी फसल को सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर बेच सकता है। लेकिन ये बात जितनी आसानी से कह दी जाती है उतनी आसान ये होती नहीं है और यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नजफगढ़ अनाज मंडी से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। तो हमने किसानों की बात की और अब हम कोरोना की बात करते हैं। देश में कोरोना के मामले 55 लाख पार कर गए हैं। 74,903 नए केस सामने आए, यानी कुल केस आपको बता दें 55,62,438 हो गए हैं, 483 हो गए हैं, 55,62,483 हो गए। 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,01,468 मरीज ठीक भी हुए हैं और अब तक 45 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। एक्टिव मामले 10 लाख से कम हो गए हैं। रिकवरी रेट इस समय 80.86% हो गया है और लगातार इससे जुड़ी हुई समस्याएं भी सामने आ रही हैं। इस कोरोना काल में महाराष्ट्र में एक नया विवाद अब खड़ा हो गया है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की किल्लत की शिकायत के बीच महाराष्ट्र में किन मरीजों को कितनी ऑक्सीजन दी जाए यह तय किया गया है। अब डॉक्टर समुदाय ने इसे मरीज की जिंदगी की कीमत पर हमले के साथ साथ डॉक्टर्स पर बड़ा हमला बताया है। महाराष्ट्र सरकार के सर्कुलर से डॉक्टर बेहद खफा हैं। इस सर्कुलर में लिखा है कि वार्ड के मरीज के लिए ऑक्सीजन की खपत 7 लीटर प्रति मिनट और आईसीयू में 12 लीटर प्रति मिनट तक सीमित होनी चाहिए। डॉक्टरों की सबसे बड़ी एसोसिएशन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA महाराष्ट्र ने इस आदेश को मरीज के जीवन के साथ साथ डॉक्टरों पर भी सबसे बड़ा और सबसे क्रूर हमला बताया है और कहा है कि आईसीयू या वेंटिलेटर के एक मरीज पर कई बार 1 मिनट में 80 लीटर ऑक्सीजन की खपत होती है। हर डॉक्टर अपने पेशेंट्स की जान बचाने के लिए जितनी ज़रूरत है उतना ऑक्सीजन लगाया जाता है। कई तरह के मामले से हम हज़ारों पेशेंट्स आप ला के दिखा सकते हैं जिनको 30 लीटर 40 लीटर या कभी कभी 80 लीटर तक ऑक्सीजन प्रति मिनट आईसीयू में देना पड़ता है। ये बात जो है ये डॉक्टरों को जो उनके अभ्यास है, उनका जो पेशेंट को बचाने के लिए मेडिसिन का जो उनका नॉलेज है, उनका स्टडी है, उस पर ये आक्रमण है और ये डॉक्टरों के क्लिनिकल एक्यूमेन पर बहुत बड़ा आक्रमण है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र राज्य इसका कड़ा निषेध करती है। एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट ने भी इस फैसले का कड़ा विरोध किया है और सरकार को सुझाव दिया है कि ऑक्सीजन की कमी में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन का भी इस्तेमाल हो जो सीधे हवा से ऑक्सीजन लेकर मरीज को देती है। जो पेशेंट हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पे जाता है उनको 30 से 60 लीटर पर मिनट की ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस तरह के वक्तव्य और नोटिफिकेशन से ये मालूमात होता है कि सरकार इस वाक्य से, इस चीज से, ग्राउंड रियलिटी से बेरुख है, उन्हें मालूमात नहीं है और उनका गलत मार्गदर्शन किया जा रहा है। अगर ऑक्सीजन की किल्लत है तो उसका एक सुझाव ये है कि CCC2 जो बंद किया गया उसे फिर से चालू कर दिया जाए। वहाँ पर जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन थे लगाए हुए थे उसे अपनी ऑक्सीजन की जो सिलेंडर्स है उसकी खपत कम हो जाएगी और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो मशीन है वो हवा से ही ऑक्सीजन लेके पेशेंट मरीज को ऑक्सीजन देती है। तो CCC2 जब से बंद हुआ है तब से ऑक्सीजन की ज़रूरत बढ़ गई है, सिलेंडर्स की ज़रूरत बढ़ गई है। तो हमारा यही राय है कि इस तरह जो हम लोग ऑक्सीजन कम हो रही है उसकी पूर्ति हो सकती है। 31 अगस्त और 20 सितंबर का ये सरकारी आंकड़ा बताता है कि 21 दिनों में एक्टिव मरीज 53% बढ़े हैं। सर्कुलर के मुताबिक इनएक्टिव मरीजों में से करीब 15% मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, जबकि देश भर के 5 से 6% एक्टिव कोविड मरीज ही ऑक्सीजन पर हैं। यानी कि महाराष्ट्र में देश भर की तुलना में ऑक्सीजन की खपत लगभग 3 गुना ज्यादा है। वैसे महाराष्ट्र सरकार के आंकड़े कहते हैं कि राज्य में रोजाना 1000 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन बनती है और कोविड मरीजों के लिए 600 मीट्रिक टन की खपत हर रोज दिख रही है। यानी चिंता की बात नहीं है, पर सरकार ऑक्सीजन जाया नहीं करने की हिदायत के साथ बंदिशें लगा रही है, जिस पर डॉक्टर समुदाय बेहद खफा है। निजी अस्पतालों की फीस पर सरकारी कैप को लेकर पहले से ही कई सवाल खड़े कर चुके IMA महाराष्ट्र ने अब इस नए सर्कुलर से नाराज होकर अपने डॉक्टरों के सेल्फ क्वारंटीन में जाने की चेतावनी तक दे दी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। तो कोरोना का असर हर जगह हो रहा है, परेशान कई लोग हैं और केले की पत्तों की
किसानी करने वाले भी परेशान हैं। आइए देखते हैं। ನಂಜಪ್ಪರ್ಗ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೂತು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಗಳು ಮಾಡಿ ತಿಂದಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೋಪ नमस्कार सर। नमस्ते सर। पहले तो मैं हमारे साथियों की तरफ से और जो जूम पे भी कनेक्टेड हमारे साथ, और सारे लड़के लड़कियां जब हमसे मिलता हूँ ये कहते हैं कि हम मुंबई जा नहीं सकते और हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। 3 दिन के अंदर पहला प्रस्ताव भी आ गया लैंड का 1000 एकड़ का, और वो भी लगभग आज सर के सामने आप लोग का मार्गदर्शन लेके उस पर भी आगे कार्रवाई हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं हमेशा से लखनऊ आता रहा हूँ और हमेशा से आपके सामने अपनी बातें रखी हैं। 15 साल से स्टूडियो चला रहा हूँ तो मुझे पता है कि कनेक्टिविटी क्या होती है, प्रैक्टिकल बात क्या होती है। जिस तरह से हमें इसको बना के लोगों के सामने आना है उसकी फिजिबिलिटी बहुत जरूरी होती है। जो टेक्निकल ग्लिच हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आपकी सरकार काम में विश्वास करती है, बोलने में नहीं। तो कभी कभी क्या है कि आवाज से जो ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, उनका महत्व चला जाता है। मैं एक ऐसे परिकल्पना देखता हूँ, यदि योगी बैठा हो, वो कला साधकों की एक दुनिया बनाने के लिए सोच रहा हो, तो वो एक दिव्य लोक का निर्माण करे। आप सभी को अपना समय निकालने के लिए हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। और आइए सीधे बेंगलुरु चलते हैं। बेंगलुरु में 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट का भगोड़ा आरोपी 12 साल बाद पुलिस के पकड़ में आ गया है। वो धमाके के बाद विदेश में जाकर छुप गया था, लेकिन खुफिया एजेंसियों ने पिछले साल इस आरोपी को ढूंढ निकाला और जैसे ही वो देश लौटा, सोमवार को इसे तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। शोएब पिछले 12 सालों से पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन आखिरकार सोमवार को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे ही वो दुबई से वापस लौटा। एक आरोपी जिसने सीरियल ब्लास्ट में अहम भूमिका निभाई थी, वह 2008 में धमाके के बाद से विदेश भाग गया था। पिछले साल सेंट्रल एजेंसी से हमें पता चला था। पुलिस ने शोएब को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। शोएब पर आरोप है कि उसने 2008 में बेंगलुरु में हुए सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग के साथ साथ न सिर्फ आतंकियों को असलाहा, बारूद और रहने का ठिकाना मुहैया कराया, बल्कि उनके भाग निकलने में भी मदद की। कुल 32 में से 22 आरोपी पकड़े गए थे। अब शोएब को मिलाकर कुल 23 गिरफ्तारियां हुई हैं। 25 जुलाई 2008 में दोपहर 1:30 बजे पहला धमाका हुआ और इसके बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में 6 और यानी कुल 7 धमाके हुए थे और बाद में एक जिंदा बम कोरमंगला में निष्क्रिय किया गया। रिमोट डिवाइस से किए गए इन लो इंटेंसिटी धमाकों में कुल 20 लोग घायल हुए थे और एक की मौत हुई थी। मामला 12 साल पुराना है। हालांकि शोएब की फाइल तो पुलिस के पास है, लेकिन इस मामले की जांच से जुड़े ज्यादातर अधिकारी रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में पुरानी कड़ियों को नए सिरे से जोड़ने की चुनौती पुलिस के सामने है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको लिए चलते हैं बीकानेर, यहां से तस्वीरें देखिए।
कोरोना संक्रमण से लगातार सावधानी बरतने की जरूरत है। पटना से नीट परीक्षा देकर पिछले रविवार को घर लौटी सकरा की 20 वर्षीय छात्रा का SKMCH में सोमवार की शाम उसकी मौत हो गई। उसके सैंपल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जांच के दौरान परिवार के 2 और सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका इलाज पताई कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। इससे पहले गंभीर हालत में छात्रा को पताई कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन चिंताजनक हालत देखते हुए डॉक्टर्स ने SKMCH रेफर कर दिया। वहां पहुंचने के कुछ घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक परीक्षा देकर लौटने के बाद ही छात्रा को पेट में दर्द के साथ तेज बुखार की शिकायत हुई। संदेह होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराकर उसकी जांच कराई गई। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। दूसरी तरफ उसकी हालत लगातार बिगड़ती भी जा रही थी। पिता ने बताया कि वो पिछले रविवार को नीट की परीक्षा देकर घर लौटी थी। शव परिजनों को सौंप दिया गया है। और अब कुछ राजनीतिक खबरें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अब उन्होंने उत्तर प्रदेश में विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी वीडियो की परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों की नियुक्ति में देरी का मुद्दा उठाया और कहा कि राज्य सरकार को युवाओं के साथ ये अन्याय बंद करना चाहिए। कांग्रेस ने एक बयान में कहा कि वीडियो की परीक्षा 2018 में हुई थी, लेकिन जो परीक्षा पास कर चुके हैं उन्हें अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं। इसी तरह उप निरीक्षकों की भर्ती 2016 से लंबित है। प्रियंका ने ट्वीट किया कि युवा जानना चाहते हैं कि क्या सरकार भर्ती से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान करने के बारे में गंभीर है, और जहां तक भर्ती का सवाल है तो क्या कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की जाएगी। भर्ती में विलंब और बाधा युवाओं के साथ अन्याय के समान है, कृपया इसे रोकें। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दिए जाने पर सवाल उठाया है। शरद पवार ने कहा कि कोई भी खुदकुशी दुख की बात है, लेकिन पूरे देश पर एक ही केस का जुनून इतना क्यों सवार है, जब इतने सारे किसान भी खुदकुशी कर रहे हैं। इस मामले में पवार परिवार की दरार भी पहले ही सामने आ चुकी है। शरद पवार इस मामले में अपने भतीजे अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की ओर से सीबीआई जांच की मांग का विरोध कर चुके हैं। जब इस मामले की सीबीआई जांच का फैसला हुआ तो अजीत पवार ने भी इसे अपनी जीत बताया था। जनता से जुड़े कई मुद्दों पर डेटा उपलब्ध न होने की दलील दे चुकी मोदी सरकार पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चुटकी ली है। शशि थरूर ने ट्वीट किया, प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा नहीं, किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा नहीं, वित्तीय प्रोत्साहन पर गलत आंकड़ा, कोविड की मांगों पर संदिग्ध आंकड़ा, जीडीपी बढ़ोतरी पर धुंधला आंकड़ा। सरकार ने एनडीए शब्द को बिल्कुल नया अर्थ दे दिया है, नो डेटा अवेलेबल। तो ऐसा क्यों है कि जो कितने अहम आंकड़े हैं उसका डेटा सरकार के पास नहीं। हमारे साथ हमारी सहयोगी नीता शर्मा मौजूद है। नीता, मैं आपसे समझना चाहूँगी, चलिए कितने मजदूर थे, प्रवासी मजदूर थे जिनकी मौत हो गई सफ़र के दौरान, उसका भी बड़ी मुश्किल से सरकार ने कुछ जवाब दिया, लेकिन अब कितने किसानों की खुदकुशी की ये डेटा भी नहीं है, इतने डेटा नहीं है, जबकि जो हमारी ये सरकार है डेटा पर उसका एक महारत हासिल है। कैसे देखें इसे? निधि, बिल्कुल आपने सही कहा। डेटा जो है न्यू ऑयल के रूप में माना जाता है, खासकर इस सरकार के लिए जो डेटा माइनिंग के लिए मानी गई है। 2014 और 2019 के जो चुनाव है उसने डेटा को ही जो है बेस बनाकर जीते थे, और वो भी इतनी भारी बहुमत के साथ। कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान जब पूरे के पूरे जो प्रोजेक्शंस हैं वो डेटा के ऊपर किए जा रहे हैं, सरकार बारीक से बारीक डेटा जो है वो अपनी जो निकाल रही है, कितनी डेथ्स हुई, कितने लोग क्वारंटीन किए गए, कितने लोग अभी भी जो हैं संक्रमित हैं, इस तरह सभी तरह का डेटा उनके पास है। लेकिन
पिछले कुछ दिनों से जितने भी सवाल संसद में विपक्ष उनसे पूछ रहा है उसके बारे में वो 2 अक्षरों में ही जो है जवाब दे रहे हैं कि डेटा अवेलेबल नहीं है। हर एक सवाल के लिए उनके पास अलग दलील है। जहां तक फार्मर सुसाइड का सवाल है, उनका ये कहना है कि एनसीआरबी ने उन्हें ये बताया है कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं वो उनसे डेटा जो है वो शेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए एनसीआरबी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को डेटा नहीं दे पाया। इलीगल इमाइग्रेंट्स की अगर हम बात करें, ये एक बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सीएए सरकार जो है वो लेकर आई थी। अगले साल असम का चुनाव है, सरकार कह रही है अब कि इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर भी हमारे पास डेटा नहीं है क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। साथ में जो फिगर्स हैं ऊपर नीचे होती रहती हैं। कोविड वॉरियर्स का प्रधानमंत्री तक ने कहा था कि जो कोविड वॉरियर्स हैं उन्होंने कितनी अहम भूमिका निभाई थी कोरोना वायरस पैंडेमिक में, चाहे डॉक्टर्स हों, पुलिस वाले हों या स्वीपर्स हों, सभी ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन सरकार कह रही है कि ये कितने लोग मारे गए पैंडेमिक के दौरान, उनके पास डेटा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट को लेकर, रोजगार को लेकर कितने लोग बेरोजगार हुए, ये वाला डेटा जो है जो माना जाता है कि जो जिसके पास डेटा है वही सरकार जो है वो ताकतवर है। ऐसे में सरकार अगर ये जवाब संसद में दे रही है, हालांकि जो सरकार का ये कहना है जिनका जो मुद्दे हैं, कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो लोकल होते हैं, जिनका लॉ एंड ऑर्डर से सीधा ताल्लुक होता है, वो डेटा जो है वो स्टेट अथॉरिटीज कलेक्ट करती हैं। लेकिन अलग अलग बहाने देकर जो डेटा है वो शेयर नहीं कर रही है सरकार सांसदों से। नीता, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, कोरोना से पूरा देश लड़ रहा है, सरकार भी इसकी रोकथाम में कोशिशें में जुटी है, लेकिन सरकार कहती है प्लाज्मा बैंक के डेटा नहीं है। क्योंकि ये अहम सवाल इसलिए खड़ा करता है क्योंकि हम कैसे फिर माने कि हम वाकई में गंभीर हैं इस महामारी से निपटने के लिए। और आज जिस तरह से ये सामने आता है कि कितने किसानों ने खुदकुशी की, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम किसानों के हितों की बात कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से हमने देखा बिल पे बिल पास किए गए, आज ही 7 बिल एक तरह से पास हो गए हैं, तो किसानों की अगर हितैषी है सरकार, तो हमारे कितने किसान अपनी जान गंवा देते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, उसका डेटा भी नहीं सरकार दे पाती। तो मंशा क्या नजर आ रही है? इसके ऊपर वो सीधा सा एक जो है वो तर्क दे रही है कि जो एनसीआरबी है, स्टेट्स उनके साथ डेटा जो है वो शेयर नहीं कर रही। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लगातार रिमाइंडर्स भी भेजे थे स्टेट अथॉरिटीज को कि आप डेटा शेयर कीजिए कि किस कैटेगरी के हेड के तहत इन फार्मर्स ने सुसाइड कमिट किया है। लेकिन एनसीआरबी ने मंत्रालय को बताया कि कई स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें बिहार है, झारखंड है, गोवा है, दिल्ली है, कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने डेटा शेयर नहीं किया। यही वजह है कि कोलेटेड डेटा जो है वो सरकार इकट्ठा नहीं कर पाई। प्लाज्मा बैंक के ऊपर आज हेल्थ मिनिस्ट्री ने संसद में जवाब दिया कि कितने प्लाज्मा बैंक जो हैं वो काम कर रहे हैं, उसके पास भी उनका डेटा नहीं है। तो हर एक चीज को लेकर डेटा नहीं है, इसे लेकर 2 शब्दों में अपना जो जवाब है सरकार खत्म कर रही है। निधि, बिल्कुल नीता, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एक ब्रेक हम लेंगे और ब्रेक के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है हथियार पहुंचाने में जम्मू कश्मीर, उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन बहरहाल डेटा नहीं है, बिल्कुल जवाब समझ में नहीं आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। अब आइए सीधे खबर है जम्मू कश्मीर से। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में ड्रोन के इस्तेमाल से हथियार गिरा रहा है। खुफिया सूचनाओं पर पाकिस्तान ड्रोन द्वारा गिराए गए कुछ हथियारों का कल इनको बरामद किया गया है। पुलिस ने 2 AK असॉल्ट राइफल्स, 1 पिस्टल और 3 AK मैगजीन और 90 राउंड गोलियां बरामद की हैं। ये अखनूर क्षेत्र के एक गांव का मामला है। आइए श्रीधर पाटिल जो SSP हैं जम्मू के, उनको सुनते हैं। इसको खोलने के बाद उसमें से हमें 2 AK-47 राइफल, 3 AK-47 मैगजीन्स, 90 राउंड्स, 1 स्टार पिस्टल, 2 पिस्टल मैगजीन्स जिसके 14 राउंड्स, पैकेजिंग स्टफ और साथ ही साथ 2 300 मीटर लंबे स्ट्रिंग्स होल्स अटैच्ड हुए पैकेट्स मिले। शुरुआती तफ्तीश के दौरान ये पता चला है कि ये जो हथियारों का जो कंसाइनमेंट है बॉर्डर के पार से यहाँ पे आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भेजा गया है और पर्टिकुलरली जम्मू और कश्मीर वैली में इसका
उपयोग करना था। दहशती तंजीमों के द्वारा ये की गई जो कार्रवाई थी, उस कार्रवाई को नाकामयाब करने में जम्मू पुलिस और आर्मी के स्पेशल ट्रूप्स कामयाब हुए हैं। तो हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी मौजूद हैं, डिफेंस एडिटर और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की एडिटर नीता भी हैं और राजीव रंजन भी मौजूद हैं। राजीव, मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगी कि जो ये बरामदगी हुई है, क्योंकि चीन के साथ हमारे जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर तनातनी बनी हुई है और पाकिस्तान की इस तरह से खुराफात, आपसे तो ये समझना चाहूँगी और नीता से ये भी समझना चाहूँगी कि यह पहली बार इस तरह की मोडस ऑपरेंडी पाकिस्तान अपना रहा है क्या? देखिए, आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान लगातार हताशा में है और उस वजह से ये कार्रवाई कर रहा है। सीधे तौर पर आतंकी को नहीं भेज पाता है तो अब ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की कोशिश कर रहा है। ये लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। नीता, कैसे देखती है? पाकिस्तान हताश हो चुका है, आतंकी नहीं भेज पा रहा है तो हथियार अब ड्रोन के जरिए भेज रहा है। कितना मुश्किल आप देखते हैं, कैसे देखते हैं? ये राजीव, क्योंकि देखो लोकल रिक्रूटमेंट जो है वो कश्मीर घाटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चाहे ये वायलेंस लेवल इन्होंने बहुत कम कर दिया हो जम्मू कश्मीर में 370 लगाने के बाद, लेकिन जो लोकल रिक्रूटमेंट लेवल है वो वहाँ पर बहुत बढ़ गया है। ये एक बहुत बड़ी चिंता का कारण भी है रायसीना हिल्स के लिए। तो वहाँ पे हथियार नहीं है, तो नया नया जो आतंकी बन रहा है उसके पास ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन अगर उसको हथियार आप दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बर्स्ट फायर तो ओपन कर ही सकता है। यही वजह है कि हमने देखा है कि इस तरह की जो कंसाइनमेंट्स हैं वो ज़्यादा आ रही हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो डीजी हैं, अभी पिछले हफ्ते ही उन्होंने 1 हफ्ता लगाया था वो सारे जो इंटरनेशनल बाउंड्री के जितने भी जो ट्राई जंक्शंस हैं और जो वो इलाके हैं, उन्होंने जाके वहाँ पर जो है फोर्स को पेपअप किया था। यही वजह है कि हमने देखा है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है पिछले दिनों में काफ़ी उसने जो खेपें हैं पकड़ी हैं, चाहे टनल्स हों, चाहे आर्म्स हों, चाहे ये जो आज खेप पकड़ी गई है, इसमें अखनूर सेक्टर में जो एक खड्ड है, जो छोटे छोटे नाले होते हैं उन्हें खड्ड बोला जाता है, वहाँ पे एक खड्ड से इतना जो जकीरा है, जो हथियारों का जो जकीरा है वो बरामद किया गया है। तो कह सकते हैं कि साफ तौर पर जो पाकिस्तान सेना जो उसकी मदद कर रही है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और कोशिश है जम्मू कश्मीर का माहौल को और ज़्यादा खराब करने की, LOC से लेकर IB तक। बिल्कुल, क्योंकि आप देखो, अगर आप LAC की बात करें तो वहाँ पे चाइना आपके ऊपर दबाव बना रहा है। LAC ही नहीं सिर्फ अब आपका हॉट रह गया, LOC तो आपका हमेशा हॉट रह रहा है। तो अभी जब आपके सेना प्रमुख गए थे, वो भी श्रीनगर पहुँचे थे, उन्होंने कुछ 2 दिन पहले वो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मिले थे। तो इसी बात पर चर्चा की गई थी, क्योंकि अब आने वाले जो महीने हैं, बर्फ़ के महीने हैं, तो जो अगर कश्मीर का इलाका अगर शांत होगा तो वो जम्मू सेक्टर को ओपन करेगा इन्फिल्ट्रेशन के लिए और हथियारों को स्मगल इन करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि देख सकते हैं कि ड्रोन से जो खास तौर से हथियार जो भेजते हैं, कम से कम सीधे तौर पर भेजने के मुकाबले ये आसान होता है और कोशिश होती है कि खबर पहुंचा दिया जाए और उनके जो आतंकी हैं उन तक एक हथियार पहुंच जाए। कोशिश कह सकते हैं कि खून खराबे के माहौल खराबे की, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता से कह सकते हैं कि उनको एक बड़ी कामयाबी मिली है। बिल्कुल राजीव, ये तो है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सतर्क हैं और जिस तरह से पाकिस्तान का रुख सामने आया, लेकिन चिंता मेरी दूसरी चीन को लेकर भी है। वो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ड्यूल जो कह रहे थे कि 2 फ्रंट्स ना खोल दिए, तो वो एक तरह से कोशिश है, एक तरफ हमें चीन उधर से परेशान कर रहा है, उधर से पाकिस्तान, क्या ऐसा लग रहा है? अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान एक कह सकते हैं कि सामरिक तौर पर दोस्त हैं और आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो CDS जो है जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि हमारी सेना की बिल्कुल ऐसी तैयारी कि अगर चीन फ्रंट पर पाकिस्तान मदद करने के लिए आता है तो उसके मुकाबले कैसे सेना की तैयारी हुई, इसकी भी जो कह सकते हैं एक मुकम्मल कह सकते हैं कि तैयारी कर ली है सेना की तरफ से कि अगर 2 फ्रंट की अगर बातें करते हैं, चीन और पाकिस्तान एक साथ है तो उसका मुकाबला कैसे करना है। तो सेना ने बाकायदा तैयारी कर ली है, न केवल चीन फ्रंट की बात करें बल्कि पाकिस्तान फ्रंट की बात करें। हमारी जो पूरी तैयारी है, अगर चाहे आर्मी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें, बिल्कुल उसी लिहाज से हो रही है। जी बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और वाकई चिंताजनक जानकारियां हैं सामने, लेकिन हमारे सुरक्षा बल वहाँ पर तैनात हैं, मौजूद हैं, तो उस तरह से चिंता की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब शेयर बाज़ार की बात करते हैं, क्योंकि हर तरफ मंदी की बात हो रही है, लेकिन जो शेयर बाज़ार है वहाँ से सकारात्मक खबरें आ रही हैं। कोरोना वायरस के बाद हुए लॉकडाउन से जहाँ अर्थव्यवस्था मंदी के बुरे दौर से गुजर रही है, वहीं कैपिटल बाज़ार में होने वाले निवेश में तेज़ी देखी गई है। उधर सेबी के एक निर्देश से म्यूचुअल फंड्स वाले नाराज हुए तो सेबी के चेयरमैन ने आकर सफाई भी दी है। एक रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था में जहां गिरावट आई, वहीं दसियों हजार करोड़ रुपए भारत के
कैपिटल मार्केट्स में निवेश किए गए। 1 अप्रैल से लेकर अब तक 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जो पिछले साल इसी अवधि के दौरान हुए निवेश से 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। मल्टी कैप योजनाओं से हुई गलतफहमी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उद्योग के साथ सलाह करके किया गया था। हम किसी को इन योजनाओं में निवेश करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई सवाल ही नहीं कि जो निवेशकों के हित में हो वही किया जाए। फिलहाल तो सेबी चेयरमैन ने निवेशकों को शांत करने का प्रयत्न किया है, लेकिन उनका कहना ये भी है कि बाजार में जो असमंजस की स्थिति है वो कुछ समय तक ऐसे ही बरकरार रहेगी, लेकिन कितने समय तक उसका अंदाजा अभी नहीं लगा सकते। मुंबई से पूर्वा चिटनिस, एनडीटीवी इंडिया। तो इस खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही, और आगे आप देख सकते हैं बिंदास क्रिकेट। नमस्कार।